शिवाजी सरकार जी के पास। सरकार साहब, दुनिया में तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, संघर्ष होता रहता है, युद्ध होता रहता है, लेकिन हम लोगों ने लगातार देखा, पहला विश्व युद्ध देखा, खास करके दूसरा विश्व युद्ध देखा, उसके बाद दुनिया को महसूस हुआ कि नहीं, कोई एक ऐसा पंच हमारे बीच होना चाहिए जो कि अगर ऐसी कोई स्थितियां आती तो उसको टाल दे, और यूनाइटेड नेशन का हम लोगों ने स्थापना किया, रखा गया। लेकिन यूनाइटेड नेशन भी जिस तरीके से, जब वो दुनिया दो ध्रुव में बटी हुई थी, तो अपना थोड़ा सा चेक बैलेंस हुआ करता था, और एक तीसरी ताकत नाम भी उभर करके बीच में आया। लेकिन जब से सोवियत यूनियन खत्म हुआ, तब से एक तरीके से एक ध्रुवीय दुनिया हो गई, और यूनाइटेड नेशन भी अपनी प्रासंगिकता, अपना औचित्य आज की तारीख में तो लगभग खो दिया है। उसका कारण यही है कि यूनाइटेड नेशन पर अमेरिका और यूरोपीय देशों का प्रभाव है। वो अपने हितों के लिए आंख मूंद लेते हैं और अपने हितों के लिए आक्रामक हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में ये जो फुटकर संगठन, दुनिया के पैमाने पर छोटे छोटे संगठन उभर रहे हैं, आज की तारीख में नाटो है और क्या क्या है दुनिया में, एकदम तहलका। तो ये जो ब्रिक्स बना है, ये ब्रिक्स से आखिर अमेरिका और यूरोपीय देश इतना आतंकित और इतने भयभीत क्यों हैं, और उसमें भारत के ऊपर तरह तरह से प्रेशर और दबाव बना करके कोशिश किया जा रहा है कि आपका चीन से आपका तनाव है, दबाव है, तो आप अपना तनाव बनाए रखिए, ताकि दुनिया में आज की तारीख में तो धरती का तो कोई मतलब नहीं बनता। आज तो ये है कि हर देश बाजार कब्जा करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो इन सारे संदर्भों में यह जो ब्रिक्स एक तरीके से बहुत बड़ी ताकत उभरती हुई दिखाई पड़ रही है, तो क्या अमेरिका का वह जो संशय है कि ये हमको ओवरटेक कर लेगा, हमारा औचित्य खत्म कर देगा, हमारा ये जो पहल थी वो बहुत अच्छी है। हिंदुस्तान उसमें सबसे आगे रहा है, ऐसा नहीं हिंदुस्तान उसमें कहीं उसको कोई, जब शुरुआत हुई तो 3 मुल्क मिलकर ही उसकी शुरुआत की है, और ब्राजील को भी उसमें जोड़ा, क्योंकि ब्राजील जो है या मेक्सिको जो है वो अमेरिका से बहुत करीब होते हुए भी अमेरिका से उनको बहुत ज्यादा परेशानी भी है। तो इसलिए ब्राजील जो है, देखिए सबसे दूर अगर कोई है तो ब्राजील और साउथ अफ्रीका ही, तो वो भी जुड़े। और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है अब कोशिश हो रही है, और अब इस बार के जो मीटिंग है, 16 मीटिंग, उसमें करीब 24 मुल्क जो है वो शामिल हो रहे हैं, और उसमें यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस वो भी आ रही है। तो इससे एक नया मैसेज जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का जो वजूद है, और खास करके उसकी जो एक ताकत थी, आपको याद होगा 49 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो जब उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया सीज फायर का, तो भारत ने उसको मानना की मजबूरी रही है। बट उसके बाद से अगर हम देखें, यूनाइटेड नेशंस के जो पावर्स है वो काफी कम होते चलेगा। और इस बार अगर आप देखें, इजराइल और ने जिस प्रकार से आपके पैलेस्टाइन पर रोज धावा बोल रहे हैं, और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल वहां जाना चाहते थे, इजराइल ने उनको मना कर दिया। तो यूनाइटेड नेशंस की स्थिति जो है अब इस हद पर आ गई है कि वो सर्वमान्य उस तरह से नहीं है जैसा कि होना चाहिए। ये एक बड़ी भारी समस्या है, और इसलिए यूनाइटेड नेशन जिस तरह से हम चाहते थे, या पूरा विश्व चाहता था कि वो एक विश्व का एक मॉनिटर होगा, उस तरह से वो मॉनिटरिंग नहीं कर पाया, और हर मुल्क जो है अब अपने जो संप्रभुता है उसके उसमें जो यूनाइटेड नेशंस को आगे बढ़ने नहीं दिया। अब आप लीजिए जो ब्रिक्स बन रहा है, देखिए ब्रिक्स अभी बन रहा है, बना नहीं है। अभी जो मीठी बोरवाला साहब ने कहा कि बहुत इस तरह की चीजें हो जाएंगी, नहीं, उसकी एक शुरुआत पर अभी हुई। डी डॉलराइजेशन की बात जरूर हुई है। सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि हम और मुल्कों से लोकल करेंसीज में जो उनके हैं उसमें हम डील करेंगे, पर अभी भी सारी जो विश्व की व्यवस्था है, जो बाजार जो है, वो अभी डॉलर के ही केंद्रित है। तो अभी कई जगह पे भारत ने भी कोशिश की कि रुपए में ट्रेडिंग हो, तो रुपए में ट्रेडिंग अभी हो नहीं पाए। अगर रुपए में कहीं से ट्रेडिंग होती है, या रूस से भी अगर ट्रेडिंग होती है, वो डॉलर के भाव पे फिर ट्रेडिंग होती है। और आजकल वो रुपया लेने से कतरा रहे हैं, क्योंकि पहले जो इंडिया का रुपी और रूबी का ट्रेडिंग था, उसमें उनका कहना है कि हमारे पास जो रुपए पड़े उसका हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो करेंसी की जहां तक बात है, हर मुल्क की करेंसी जो है उतनी ताकतवर नहीं है।
जितना कि हम सोचते हैं। डी डॉलराइजेशन का एक दूसरा तरीका जो निकाला गया है, जैसे भारत की रिजर्व बैंक भी कर रही है, वो गोल्ड खरीद रही है। और गोल्ड रिजर्व जो है बाहर भी दिला रही है, हिंदुस्तान के बाहर भी और हिंदुस्तान के अंदर भी। अभी हाल में कई मुल्कों को डॉलर के बजाय उनको गोल्ड में पेमेंट किया गया, और गोल्ड में पेमेंट करना जो है हिंदुस्तान के लिए काफी सस्ता पड़ा। तो ये कुछ चीजें हो रही है। देखिए, अभी ब्रिक्स आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक मशीनरी बनाने की कोशिश है, और उसमें अभी धीरे धीरे ताकत आने की बात है। तुर्की आ गया नाटो में होते हुए भी, वो एक अच्छा वो है, पर तुर्की अभी आ गया है, वो ज्वाइन करेगा या नहीं, ये सारी चीजें अभी है। मलेशिया, आपके वेनेजुएला, ये सारे लोग आ रहे हैं, पर अभी फॉर्मली जो है किस तरह से वो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, आगे जो ब्रिक्स की ताकत है। देखिए, अभी ब्रिक्स जो है बेसिकली एक, आप कह सकते हैं काउंटर इवन या काउंटर वर्ल्ड बैंक का एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का, जो डेवलपमेंट इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। तो सिर्फ ये कहीं ना कहीं एक आर्थिक व्यवस्था है, उसमें जो है सुरक्षा की व्यवस्था अभी नहीं आई है। और जानबूझ के इसमें नहीं रखा गया कि सुरक्षा की व्यवस्था अगर जैसे आएगी तो अमेरिकन इंटरवेंशन बढ़ जाएगा, इसलिए उसको अलग रखा गया है। पर क्या आगे चलकर उसमें एक समस्या भी है कि भारत क्या चीन के साथ एक मिलिट्री एग्रीमेंट इस तरह का करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा। रशिया जिस तरह से चारों तरफ से सैंक्शंस में घिरी हुई है, यहाँ तक कि जो उनके प्रेसिडेंट है पुतिन, व्लादिमीर पुतिन को इंटरनेशनल जो कोर्ट है उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया है। और इस वजह से वो साउथ अफ्रीका में जब ब्रिक्स का मीटिंग हुआ वहां भी नहीं गए, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है इंटरनेशनल कोर्ट के जो बेसिक मेमोरेंडम है उसका सिग्नेटरी है। इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, फिर भी पुतिन G20 के मीटिंग में भी नहीं आए। जी, और इसके अलावा भी कई और भी देशों में जो है पुतिन ने अपने को जाने से बचा लिया है। तो ये कई तरह की चीजें जिस तरह से हम देखते हैं, हमें ये लग रहा है कि ब्रिक्स एक अभी भी पहल है, अभी जो है ये पूरी पूरी खड़ी नहीं हो गई है। और उस खड़े होने के बाद जो है, जो करेंसीज के जो एक एग्रीमेंट है, उसको किस तरह से करना है। एक दूसरे की करेंसी में जब हम बात करते हैं तो अच्छे लगता है, पर उसका जो पर वैल्यू जो होता है करेंसी का, वो डॉलर के रेट पे हो रहा है अभी भी। यानी कि डॉलर अभी भी स्टैंडर्ड है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आप कहें कि ब्रिक्स की जो पहल है वो आपके अमेरिका की, देखिए अमेरिका में के दो तरह के रिलेशंस रखे हैं, यूरोप से या और भी कई मुल्कों के साथ या कनाडा के साथ। उनके सुरक्षा के एग्रीमेंट अलग है और इकोनॉमिक रिलेशंस अलग है, हालांकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और भारत जो है उसका अमेरिका से, भारत का भी एक मिलिट्री एग्रीमेंट है, जिसको हम देख चुके हैं कि न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो 2007 में हमने किया यूपीए के समय में, उसकी वजह से यूपीए सरकार को काफी परेशानियां भी हुई। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अगर आप कहें कि ब्रिक्स अभी ऑल्टरनेटिव उभरा है, ऐसा नहीं है। देखिए, नेक्स्ट अभी कुछ दिनों पहले जो नॉन अलायंड मूवमेंट के जो मीटिंग थी वो भी हुई। अब नॉन अलायंड मूवमेंट और ब्रिक्स दोनों मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं ये बात भी दिख रही है कि कहीं क्या नॉन अलायंड नेशंस जो हैं वो क्या ब्रिक्स के साथ भी जाना चाहेंगे। अभी उनको, जो सारे मेंबर्स है, उनको अभी ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अगर ब्रिक्स के साथ भी जाएंगे तो उनको कोई खास फायदा होगा। और नॉन अलायंड मूवमेंट जो है इस वक्त डेफिनेटली उस हालत में नहीं है जैसा कि आपके 1950 में था या 60s तक भी रहा है, उस तरह का भी नहीं है। तो ये एक कई तरह की समस्या है, और ये सोच के चलना कि ब्रिक्स की वजह से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी रातों रात बदल जाएगी, अभी ये नहीं होना है। हाँ, कोशिश है आगे, अभी जैसे जैसे और मुल्क जुड़ेंगे, अभी 24 लोग मुल्क आए हैं, और हिंदू वर्ल्ड में लगभग 190 से ज्यादा देश हैं, उनमें से कौन कितना साथ आएगा नहीं आएगा। कई छोटे छोटे मुल्क है वो आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कई जो है बड़े अमेरिका के दबाव में हैं। और साथ ही जो ईस्टर्न यूरोप के देश हैं, वो क्या ब्रिक्स के साथ आना चाहेंगे या वो यूरोपियन यूनियन के नाटो के साथ जाना चाहेंगे। कई जो रशिया के साथ कंट्रीज रहे वो नाटो के पास, नाटो के सदस्य हो गए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ अभी ये सिचुएशन जो है काफी फ्लूइड है।
और इसको उभर कर आने में थोड़ा वक्त लगेगा। पर हाँ, इस मीटिंग में एक चीज जरूर उभर के आया है कि हिंदुस्तान जो है एक अपना एक रोल आगे बढ़ाया है कि वर्ल्ड में पीस कायम करने के लिए रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत करने के लिए वो किस तरह से रोल निभाएगा, और रशिया और अमेरिका के बीच में, जी, रशिया और अमेरिका बीच में भी किस तरह से वो एक इंटरवेंशन कर सकता है, ये नहीं, वो भी देखने की चीज है। पर जिस तरह से अभी हिंदुस्तान पर अमेरिका का दबाव रहा है, उसको अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ अभी बहुत सा चलना पड़ेगा काफी आगे, तब जा ये सरकार जी, विदेश नीति हमारी जो भी है वो घरेलू नीति और विदेश नीति कोई बहुत अलग थलग करके होता नहीं है। फिलहाल की जो हमारी सरकार है, जिसके अपने ये मुखिया मोदी जी हैं, भारत में तो अर्बन नक्सल और एक तरीके से दक्षिण पंथ और वाम पंथ का एकदम ये लड़ाई छिड़े हुए हैं। और बाहर जाकर के ये जो ब्रिक्स है उसमें तो डोमिनेट करती है, चीन डोमिनेट करता है, रूस डोमिनेट करता है। और चीन से ये लगातार जो तो तनाव बने हुए हमारे ये देश के स्तर पर। लेकिन व्यावसायिक संबंध, व्यापारिक संबंध के लिए तो चीन को इन्होंने खुलेआम अपना छूट दे रखा है, अपने तमाम कारपोरेट लोग उससे लाभ कमा रहे हैं। तो यह जो मौजूदा यह जो इक्वेशन समीकरण बन रहा है कि एक तरफ तो आप अपने पुरानी विदेश नीति से एकदम उलट जाकर के इजराइल के साथ लगभग आप खड़े हैं, या माने नग्न तरीके से, माने घृणित तरीके से आप उसके साथ खड़े हैं। आप भले फिलिस्तीन की बात न कर रहे हो, वही स्थिति यूक्रेन के साथ भी है आपकी, आप रूस के साथ खड़े हैं। ऐसी हालत में ये जो अमेरिका जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहा है भारत को कि उसको उसमें न जाने पाए, उसमें न जाए, तो क्या इस कंट्राडिक्शन को क्या भारत, रूस और चीन और पाकिस्तान, क्या यह न्यूक्लियस ये बनने की स्थिति आप देख रहे हैं ब्रिक्स के माध्यम से? आपको बताऊं, अभी ब्रिक्स के सम्मेलन शुरू होने से पहले 2 दिन पहले ही भारत ने पैलेस्टाइन को 40 टन रिलीफ मटेरियल भेजा। आपने कहा ना कि इजराइल के साथ भारत है, बिल्कुल है, पर भारत पैलेस्टाइन को इग्नोर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि पैलेस्टाइन को सपोर्ट कहां से मिलता है। तो दबाव दोनों तरफ से है भारत पर, और भारत इसको बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहा है। जिस पैलेस्टाइन के बारे में भारत बात नहीं करता था, अब उनको रिलीफ मटेरियल भेज रहा है, ये एक चीज है। दूसरी चीज, जैसा भी पाशा जी ने कहा, ये एक उभरता हुआ संगठन, क्वाड तो सेमी मिलिट्री है, कुछ है इस तरह से, क्वाड में दबदबा अमेरिका का है। पर यहाँ पे जो है एक चीज जो है, भारत और चाइना के बीच में एक होड़ है, क्योंकि भारत ने सबसे पहल की थी इस संगठन को बनाने की। फिर उसका जो जब ये बात आई डेवलपमेंट बैंक की, तो चीन ने उसको हथियार के शंघाई में शिफ्ट करवा लिया। तो यहाँ से जो अगर बात चलती है, सवाल है कि भारत और चीन के रिश्ते क्या होंगे। अभी भारत ने जो चीन के साथ समझौता किया है, या चीन ने जो भारत के साथ समझौता किया है, उसमें अगर आप देखें चीन ने हमको क्या दिया है। चीन ने हमको सिर्फ इतना ही अधिकार दिया है कि भारत के जो क्षेत्र है उनके कब्जे में है, उसके कुछ हिस्से पर भारत पेट्रोलिंग कर सकता है। अभी उसके पूरे डिटेल्स सामने नहीं आए, जितना आया है वो इतना ही है कि चीन ने भारत को भारत की जमीन पर पेट्रोलिंग करने की इजाजत दी है। कई न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन भी आज यही रही है। तो भारत कहीं ना कहीं अभी भी चीन के बराबरी पे नहीं है, ये हमें समझ के चलना चाहिए। ट्रेड में अगर आप देखिए, फार्मास्यूटिकल्स का जितना भी आता है, कंप्यूटर्स के जितने भी आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, चीन से आ रहे हैं। तो भारत के जो है, आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक आर्थिक मजबूरी है कि उसको चीन से ये सारे सौदे लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि चीन सिर्फ भारत को ही नहीं भेज रहा है, यूरोप के देशों को भी भेज रहा है। तो चीन ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है, जो सेमीकंडक्टर्स की ही बात ले लें, सभी बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर्स वही बनाती हैं। अब भारत में उन्होंने कहा है कि हम बनाएंगे, पर भारत में जितना बनेगा या बन रहा है,
वो जो टोटल प्रोडक्शन है उससे बहुत कम है। सवाल है रूस के साथ क्या होगा। देखिए, रूस के साथ बार बार कहा जा रहा है कि भारत को बड़ा लाभ मिला है, कि भारत को रूस ने क्रूड ऑयल उसको दिया। भारत को जो क्रूड ऑयल मिला, भारत के पब्लिक सेक्टर की जो तेल कंपनी उनको नहीं मिला। सिर्फ दो जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो एक हिंदुस्तान का है और एक रशिया का है, तो रशिया के कंपनी को और एक हिंदुस्तान के कंपनी को वो फायदा मिल रहा है, और उसका जो लाभ है हिंदुस्तान की जनता को नहीं मिल रहा है, उसका लाभ हो रहा है अमेरिका और यूरोप को। अब यूरोप जो है सीधे तेल न खरीद के भारत के जरिए खरीद रहा है, अमेरिका भी खरीद रहा है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि ये ब्रिक्स का जो एक चोला है, वो अमेरिका इतना समझ रहा है कि ये जो है कोई स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं आएगा, पर इसका जो एक स्वरूप है वो एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह आएगा, और यूरोप और यूएस के ट्रेड को चोट पहुंचा सकता है। आप बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो क्यों परेशान है। अमेरिका इस वजह से परेशान है कि एक ऑल्टरनेट मार्केटिंग मैकेनिज्म डेवलप होने के चांसेस हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कभी हो गया है, चांसेस हैं कि एक ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट ट्रेडिंग का एक मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। कुछ कुछ देखिए, उसका एक हिस्सा भी मैंने जिक्र भी किया कि जब डॉलर के बदले गोल्ड का इस्तेमाल करना, सोना का इस्तेमाल करना, उसी के तहत है। तो और उससे जो है अमेरिका के करेंसी पर, भारत में तो नहीं पड़ा, पर कई जगह पे वो अमेरिका करेंसी पर उसका थोड़ा